नमस्कार जी, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज होने वाला है तांडव। क्या होने वाला है? तांडव। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, फेंक भाला जहां तक जाए, फेंक भाला जहां तक जाए। तो चलिए, आज का अपना मॉडल पेपर आया है एक, उन्हें एक बार पेपर की खोपड़ी में करते हैं छेद। ठीक है, तो आज का अपना पर्सन है एकदम धुरंधर। बन्ना ठिसन ठिसन रेडी। पहला पर्सन है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके। कौन? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्स बनाता है और साथ में क्या निकालता है? ऊष्मा। ठीक है, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, किसको? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है। देखो कौन सी अभिक्रिया होगी? देखो, फेरस सल्फेट को अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं। फेरस सल्फेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्लस SO2 प्लस SO3। यहां पर क्या बनेगा? Fe2O3, Fe2O3 बनेगा। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब तो याद हो गया होगा तेरे को, याद हो गया ना? हाँ। अगला, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का, जिंक की बजाय किसका होता है? टीन का लेप होता है। क्योंकि क्योंकि जो टीन होता है वो क्या होता है? कम क्रियाशील। क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। टीन क्या होता है? कम क्रियाशील। जबकि जिंक क्या होता है? थोड़ा सा अधिक क्रियाशील। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। टीन की अपेक्षा जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील, इस कारण टीन का ही उपयोग किया जाता है। अगला, सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अपने अयस्क से कैसे प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। आगे, त्रिबंध वाले, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? देखो, सिंगल बंध वाले को, एकल बंध वाले को क्या कहते हैं? एकल बंध वाले को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। और द्विबंध वाले को क्या कहते हैं? द्विबंध एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। त्रिबंध वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एल्काइन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अलग क्या हो जाएगा? एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। एथेन का सूत्र होता है, एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। ये किसका है? मेथेन का। ये किसका है? किसका है? प्रोपेन का। ये किसका है? एथेन का। आगे, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क। ठीक है, और हमारी अनुमस्तिष्क है जो शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप आदि को क्या करता है? नियंत्रित। आगे, कौन सा हार्मोन पौधे के परो के अग्रभाग में संश्लेषित होता है? कौन सा होता है भाई? ऑक्सीजन। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण में सहायक, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, इथाइलिन फलों को पकाने में। अगला, मादा जनन तंत्र की अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? देखो, जो अंडवाहिका है एक थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं भाई? गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। ये अंडवाहिका है दोनों, ये एक थैलेनुमा संरचना का निर्माण करेगी, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है, आगे, अंडाशय का क्या कार्य है भाई? अंडाणु निर्माण करना और एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ाना। आगे, स्पाइरोगायरा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? स्पाइरोगायरा में कौन सी विधि पाई जाती है? खंडन। कौन सी होती है? खंडन। आगे बताओ, मुकुलन किस में पाया जाता है? हाइड्रा यीस्ट में। काइग। ठीक है,
आगे जरा दूरदर्शी दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस है, बताओ। जरा दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बुढ़ापे के अंदर जो पक्षमापी पेशी है काम करना क्या कर देती है? बंद। ठीक है, इस कारण दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। अवतल लेंस कौन से दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए। द्विफोक्सी जरा दृष्टि दोष के लिए, और उत्तल लेंस किसके लिए? दूरदृष्टि दोष के लिए। आगे सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25, अधिकतम अनंत, तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम। आगे अगला वर्जन है, कह रहा है भाई नीचे दी गई चित्र अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा। देखो फ्लेमिंग के वामस नियमानुसार, फ्लेमिंग के वामस नियमानुसार इसको देखते हैं। ये किसको बताता है? अंगूठा किसको बताता है? चालक पर लगने वाले बल को। ये किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र को। ये किसको बताता है? धारा को। किसको बताता है? धारा को। ठीक है, तो एफ बी आई, फातिमा बीबी आई, फातिमा बीबी आई। फ्लेमिंग का वामस नियम क्या कहता है? यदि इस नियम के अनुसार अपना अंगूठा कौन सी तर्जनी और मध्यम को इस प्रकार फैलाते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत, तो ये चालक पर लगने वाले बल को, ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये धारा को। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है जो माइनस से किसकी ओर होता है? प्लस की ओर, और धारा प्लस से माइनस की ओर। तो मैं धारा को ऊपर की ओर दर्शा दूं, धारा को ऊपर की ओर दर्शा दूं तो इलेक्ट्रॉन अपना आप नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये एफ बी आई, एफ बी और आई। तो ये देखो ये धारा हो गई ऊपर की ओर, धारा किसकी ओर? ऊपर की ओर। ये बी और ये एफ बी और आई, ये ऊपर की ओर धारा है, यानी इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, और ये कागज में भीतर की ओर जाते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। आगे विद्युत धारा में वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, कुंडली में फेरों की संख्या पर बिल्कुल निर्भर करता है, प्रवाहित धारा पर बिल्कुल, ए बी दोनों पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं? देखो घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा जाता है, करता है। घास को टिड्डा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज, ये भी करता है। घास को बकरी, बकरी को मानव, ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घास को मछली थोड़ी खाती है, मछली को बकरी थोड़ी खाती है। ठीक है, आगे जैविक आवर्धन का मतलब क्या है? जैविक आवर्धन का मतलब सीधा सा होता है कि भाई जो हानिकारक पदार्थ है, ये विषैले पदार्थ है, एक जीव से दूसरे जीव के अंदर जाते हैं तो उनकी मात्रा क्या करती जाती है? बढ़ती जाती है। उसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। ठीक है, आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं भाई? 10। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, आगे जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये जल के अणु त्याग कर क्या बनाएगा? CSO4.12H2O क्या बनाएगा? POP। आगे बोमेन संपुट किसका भाग होता है? बोमेन संपुट नेफ्रॉन या वर्काणु तंत्र का भाग होता है। ठीक है, आगे मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस का F2PD में कौन सा अनुपात? लक्षण अनुपात, लक्षण अनुपात लिया। लक्षण प्रारूप कितना होता है? 9:3:3:1। मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग में मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कूपिका। क्या होती है भाई? कूपिका एल्वोलाई। ठीक है, जहां पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। अगला प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता भाई? संसारण से सुरक्षा, तो संसारण से सुरक्षा हेतु, या फिर किसको रोकने के लिए?
उपचयन को रोकने के लिए, किसको? उपचयन को रोकने हेतु किसको प्रभावित किया जाता है? नाइट्रोजन को। आगे दूसरे का उत्तर, क्रिस्टलन जल की परिभाषा। क्रिस्टलन जल का मतलब होता है कि भाई किसी भी सूत्र के अंदर जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में धावन सोडा में Na2CO3.10H2, इसके अंदर कितने जल के अणु हैं? 10। जैसे नीला तोता CuSO4.5H2O, इसके अंदर कितने? 5। कितने हैं भाई? 5 जल के अणु। जैसे जिप्सम CSO4.2H2O, इसके अंदर जल के अणु कितने हैं? 2। याद रखोगे? चलो जी आगे, मरकरी के एक अयस्क का उदाहरण दीजिए। मरकरी है जो मरकरी, इसका अयस्क का नाम होता है सिनाबार HgS। क्या होता है? सिनाबार HgS, इसे कहते हैं सिनाबार। ठीक है। आगे, मोचक हार्मोन यानी रिलीजिंग हार्मोन। मोचक हार्मोन यानी रिलीजिंग हार्मोन का कार्य लिखिए। तो ये जो मोचक हार्मोन है उनका क्या कार्य होता है भाई? रिलीजिंग हार्मोन का क्या कार्य है? ये क्या करती है? ये ऑर्डर देती है किसको? ये हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस वहां से LH हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करता है। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस किसको कहता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको कहता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि के फिर क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती है। देखो, मोचक हार्मोन यानी रिलीजिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर, कहां से? हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर पीयूष ग्रंथि को अन्य हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित। आपको पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि। ठीक है, यहाँ से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से कहाँ जाते हैं? पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि अन्य को कहती है कि तुम भी हार्मोन स्रावित कर दो। आगे, मोचक हार्मोन हो गया। अगला, पादप हार्मोन क्या है? या इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन या फोटो हार्मोन भी कहते हैं। चलो ठीक है, आगे देखो। तो इसकी परिभाषा याद रखोगे आप। परिभाषा नंबर 5, वे जटिल रासायनिक पदार्थ जिनका संश्लेषण पौधों के विभिन्न भागों में होता है। जो पादप हार्मोन है इनका संश्लेषण यानी इकट्ठे कहां पर होते हैं? पौधे के हर एक भाग में कहीं भी हो जाएंगे। जो अपने संश्लेषण क्षेत्र से दूर स्थित क्रिया क्षेत्र में विसरण द्वारा, किस विधि द्वारा जाते हैं? हार्मोन विसरण द्वारा पहुंचते हैं एवं वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं। जैसे पादप हार्मोन नाम है ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, आगे इसका आंसर देखो। ये कह रहा है मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? आनुवांशिक आधार पर। आनुवांशिक आधार पर होता है लिंग निर्धारण। चलिए अगला, जीन क्या है? देखो जीन क्या होता है? जीन है जो आपको पता है मानव कोशिका होती है, उसकी कहां पाया जाता है? केंद्रक में। कहां पाया जाता है जी? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। जो ये मानव है, ये मानव है, मानव की ये क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका है। कोशिका के ये बीच में देखो, यहाँ पर ये बीच में क्या है? केंद्रक है। क्या है? बीच में ये केंद्रक है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? केंद्रक। ये केंद्रक में कौन पाए जाते हैं? ये क्रोमोसोमल जाल पाया जाता है, गुणसूत्रीय जाल पाया जाता है। ठीक है, जब गुणसूत्र को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जब गुणसूत्र क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो गुणसूत्र को तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? डीएनए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डीएनए। डीएनए पर ये जीन व्यवस्थित होते हैं। डीएनए पर क्या होते हैं? ये जीन व्यवस्थित होते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण करना। बात समझ में आ गई? तो जीन क्या होते हैं? किसी भी डीएनए का क्या होता है? क्रियात्मक खंड। यानी जो डीएनए बनता है किससे बनता है? जीन से बनता है। देखो, जब अपने नाभिक तोड़ा, नाभिक से क्या निकले? क्रोमोसोम, गुणसूत्र निकले। जब गुणसूत्र को तोड़ा तो क्या बना? डीएनए बना। क्या बना? डीएनए। डीएनए को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जीन। जीन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ये हर एक, तो जीन क्या होते हैं? डीएनए की क्या होती है? क्रियात्मक इकाई, जिनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होती है? सूचना होती है। बात समझ में आ गई? चलो जी, तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए का वे खंड जो किसी विशेष लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित।
उसे क्या कहते हैं, जीन। कोई भी विशेष लक्षण को क्या करेगा, नियंत्रित, जैसे लंबा, बोना, ये लक्षण को निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, आगे यदि आवर्धन क्षमता के मान, देखो यदि आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, बताओ। यदि आवर्धन मैग्निफिकेशन m कैसा हो, ऋणात्मक हो, कैसा हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। धनात्मक हो तो आभासी सीधा। आगे नम्मा का संपर्क में रखे तीन लेंसों की क्षमताएं P1 P2 व P3 है, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। देखो संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सब लेंसों की क्षमता जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न कह रहा चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, जो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसका परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, जिसका परिमाण वे दिशा होते हैं, दिशा होते हैं, दिशा भी होते हैं और परिमाण भी होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किन्हीं चार, ये बेटे हीरा बेटे, किन्हीं चार यंत्रों के नाम लिखिए, किन्हीं चार यंत्रों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत चुंबक प्रयोग होता है। बताओ किन्हीं चार यंत्रों के नाम लिखिए। हाँ जी, हाँ बताओ, इस्त्री, बताओ विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, केतली, विद्युत केतली, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, इनमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है। अगला 12वां प्रश्न, एक तालाब की आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तालाब की आहार श्रृंखला का उदाहरण दो। हाँ, शैवाल, शैवाल को कौन खाएगा भाई, पगा में चाले बेरी बिछुड़ो, बिछुड़े को कौन खाएगा, हैं, मछली, मछली को कौन खाएगा, बगुला, बगुले को कौन खाएगा, तुम, या हाँ खाएंगे। अगला लघुतरात्मक प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, उत्पादक, उत्पादक यानी पेड़ पौधे, कौन होते हैं, पेड़ पौधे, कौन होते जी, पेड़ पौधे होते हैं। अगला बी, ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है भाई, हाँ क्या होता है, ओजोन परत का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सूर्य की हानिकारक है यूवी किरणों से क्या करता है, सुरक्षा। ठीक है, त्वचा कैंसर व आंखों की बीमारियों से क्या करता है, बचाव करता है। ठीक है, पौधों व फसलों की क्या करता है, रक्षा करता है। जलीय जीवों व खाद्य श्रृंखला की क्या करता है, सुरक्षा करता है। पर्यावरणीय संतुलन क्या करता है, बनाए रखता है। इसलिए ओजोन परत का संरक्षण आवश्यक है। बात समझ में आ गई, चलो। चला चला रे डलवर बापू होले होले, अंजन की सिटी में मारो मन डोले। अगला प्रश्न, शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानियां हो सकती है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, लघु पतन। यानी देखो नाम है लघु पतन, लघु पथ, पथ यानी पथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, पथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी जब धनात्मक तार और ऋणात्मक तार आपस में सीधे क्या हो जाते हैं, संपर्क में, तो धारा का मान क्या हो जाता है, अधिक, धारा का मान क्या हो जाता है, अधिक, प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम, उसे क्या कहते हैं, लघु पतन। देखो यहाँ पर जब किसी विद्युत परिपथ में कम प्रतिरोध का मार्ग, देखो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम, कम प्रतिरोध का मार्ग है बन जाने के कारण अत्यंत धारा अचानक प्रवाहित होने लगती है, धारा का मान क्या हो जाता है, अधिक। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। आप अपने अनुसार लिख सकते हो, जब धनात्मक तार ऋणात्मक तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है तथा धारा का मान उच्च हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। बात समझ में आ गई क्या लाला, चलो अगला। इसकी हानियां देखो, प्रतिरोध कम होने के कारण तारे अधिक क्या हो जाती है, गर्म, प्रतिरोध है नहीं कम है तो कहीं जाए, तार को प्रतिरोध कहीं जाए, गर्म ही जाए, और उनके ऊपर चढ़ा विद्युत रोधी पदार्थ क्या कर जाता है, जल जाता है, पिघल जाता है ना। आगे तारों के ऊपर चढ़े विद्युत रोधी पदार्थ जल जाने से तारे
नंगी हो जाती है, जिससे विद्युत शॉक लग सकता है, विद्युत झटका क्या कर सकता है, लग सकता है। विद्युत उपकरण बेकार हो सकता है, यानी विद्युत उपकरण भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। आगे, इसमें घरों दुकानों आदि में क्या लग सकती है, आग लग सकती है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या कर जाता है, रुक जाता है। तो ये बातें हैं, ये हानियां हैं। आगे, हो छम्मा छम्मा, हो छम्मा छम्मा, ये ओम है, ये ओम है, ओम ओम, ओम ही का नहीं, ओम। ओ चम्मा चम्मा, ये टाइपिंग वाला इस समय नशे में था भाई, क्या करूं। जो टाइपिंग करता है ना, वो इस समय क्या था, नशे में था। ठीक है, आगे, तो ए कहता है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध आर का मान कितना दे रखा है, प्रतिरोध 100 ओम, कितना है, 1200 ओम, 1200 ओम अरे है। तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत, वी का मान कितना है, 220 लगे 400। तो आई का मान क्या करना है, ज्ञात करना, कर लोगे। ओम जी क्या थे, वी थे। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर। वी का मान क्या है, 220, इसका मान कितना है, 1200। जीरो से जीरो कैंसिल, दो एक कम दो, दो छक्के 12 60, तो 11 बट्टा 60 का मतलब क्या होता है, कितना, 0.18 एम्पियर। आगे, इसका सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, क्या है, 100 ओम है, तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, तो वही है, V बराबर क्या हो जाता है, आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर। तो V का मान क्या है, 220, आर का मान क्या है, देखो 100 दे रखा है, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। बात समझ आ गई। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो एक संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। अगला पर्सन, अगला पर्सन है, जरा दूरदर्शी सा किसे कहते हैं, जरा दूरदर्शी सा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं आपको पता है, जिसके अंदर बुढ़ापे के अंदर क्या होती है, जो पक्षमापी पेशियां क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, इन कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण दूर की वस्तु दिखाई देती नहीं, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, जिसे क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शी दोष। इसके निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयोग लेते हैं, उत्तर लेंस। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखते हैं, वर्ध अवस्था में, वर्ध अवस्था में पक्षमापी पेशियां कमजोर कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शी दोष। और कौन सा लेंस प्रयोग में लेते हैं, इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलो अगला पर्सन, कारण लिखिए। कह रहा है, पहला पर्सन कह रहा है पानी से भरे किसी टैंक अथवा पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। देखो कोई भी तल, जैसे अपन भी कभी कभार बाल्टी के अंदर जब पानी भरा होता है तो उसको देखते हैं तो उसका तल भी ऊपर की ओर दिखाई देता है, किस कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। ठीक है, बी का, पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार से देखने पर अपने वास्तविक साइज से क्या दिखाई देता है, बड़ा। किस कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण भाई, अपवर्तन के कारण। नींबूड़ा। आपको पता है जल में रखी हुई पेंसिल भी मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस कारण, अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते किस कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। आगे, मानव का नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नर जनन तंत्र का चित्र बना के बताता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट, ये चुटकियों में उड़ा दूंगा। ठीक है, देखो, क्षमा जम्मा हो जम्मा जम्मा, क्षमा जम्मा, ओहो बेटे, हीरा बेटे नहीं,
ये मूत्र नलिका है, क्या है? ठीक है, ये मूत्र नलिका है। तो ये शुक्रवाक बना रहा हूं मैं। देख लेना भाई अपने अनुसार, हो सकता है ये यहाँ पर क्या होता है भाई, एक जोड़ी शुक्राशय होता है, एक जोड़ी शुक्राशय होता है, ये शुक्राशय होता है एक जोड़ी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होते हैं, वर्षण। एक जोड़ी क्या होते हैं, वर्षण होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं भाई, वर्षण होते हैं, वर्षण होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एपिडाइडमिस अधिवर्षण है। क्या है, एपिडाइडमिस है, अधिवर्षण है, अधिवर्षण है, ये अधिवर्षण है। अधिवर्षण एक नलिका होती है। ठीक है, अब देखो जी, और यहाँ पर ये एक संख्या में क्या होती है, अखरोट के आकार की एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, ये शुक्राशय होता है, कौन शुक्राशय, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये कौन सी होती है ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। कौन सी, काउपर। और ये अपना क्या है, शिशन है। क्या जी, शिशन। और ये आगे का भाग होता है शिशन मुंड। ठीक है, और ये जो वर्षण है जो कहाँ पर स्थित होते हैं, वर्षण कोश में होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं वर्षण है, जो वर्षण कोश में होते हैं। ठीक है, ये गुब्रेनकुलम से जुड़े हुए रहते हैं यहाँ पर। तो इनका मैं नामांकन कर देता हूँ, नामांकन कर देता हूँ भाई, नामांकन कर देता हूँ। इसे क्या कहते हैं, शुक्रवाक। क्या कहते हैं जी, शुक्रवाक कहते हैं। जो कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी। ठीक है, और इन्हें कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं, वर्षण। ये भी एक जोड़ी होता है, कितना जोड़ी, एक जोड़ी। ठीक है, इन्हें कहते हैं वर्षण कोश, वर्षण, ये है वर्षण कोश। ठीक है जी, ये वर्षण कोश है। और इसे कहते हैं क्या, शिशन। क्या कहते हैं, शिशन कहते हैं। इसे कहते हैं शिशन मुंड, ये शिशन मुंड है, शिशन मुंड। और यहाँ पर ये कौन सी ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथि कौन सी है, काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि है, शुक्राशय। ठीक है, ये शुक्राशय ग्रंथि है। ये भी कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। और ये मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका। ठीक है, और ये मूत्राशय दिख रहा है आपको, ये मूत्राशय है। क्या है, मूत्राशय है। क्या है, मूत्राशय। ठीक है, और इनके अंदर ये अरेक्टर पेशियां होती है, डार्टोर पेशियां। ठीक है, तो ये इसका चित्र हो गया। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो बना लेना आपको, देखो ये बना रखा है यहाँ पर मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। ठीक है जी, देखो यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस, ये कमरे नुमा, देखो ये कमरा है, इसे क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। और यहाँ पर देखो ये पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि देखो। ठीक है, और यहाँ पर देखो पश्चिम मस्तिष्क का भाग, पोन्स, मेडुला, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। देखो ये है कौन, पोन्स, ये कौन है, मेडुला, और ये कौन है, अनुमस्तिष्क। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है। और ये बीच का भाग है, ये यहाँ पर ये कहलाता है कौन है, मध्य मस्तिष्क। और बाहर क्रेनियम है, कपाल है, खोपड़ी। और ये भाग क्या कहलाता है, प्रेमस्तिष्क। और ये आगे वाला भाग क्या कहलाएगा, पूरा अग्र मस्तिष्क। चलो ये चित्र आगे। अपोन क्या है, यानी डायलिसिस क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अपोन का मतलब है कि भाई हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन पदार्थ को क्या करना, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपोन। ठीक है, यानी कृत्रिम वर्ग यानी अपोन या डायलिसिस, ये वर्ग के खराब होने की स्थिति में उपयोग की जाने वाली एक युक्ति है। ये नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोन द्वारा निकालता है। उपयोग विषैले अवशिष्ट और यूरिया हटाने के लिए किया जाता है। उपयोग जब गुर्दे काम नहीं करते तब किया जाता है। सोडियम पोटेशियम आदि का संतुलन बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये डायलिसिस प्रक्रिया है। आगे देखो, साइक्लोपेंटेन का सूत्र। तो
साइक्लोपेंटेन का क्या करना है, सूत्र, सूत्र लिख लेना है। सूत्र क्या हो जाएगा, C5H10, ये सूत्र हो गया। और ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये लो, ये स्ट्रक्चर। कार्बन के बाद तुमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। हाइड्रोजन के कितने, 1 होता है। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये लो, इसके साथ साझेदारी कर लेता है, ठीक है, एक एक के साथ, ठीक है। ये कार्बन अपने वापस, ठीक है। चलो आगे मैं बना ही देता हूँ इसकी साइक्लोपेंटेन की संरचना। ये कार्बन 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 और ये कार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद तुमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 1 होता है। कितना, 1, 1, 1 दे दो। कार्बन के बाद तुमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 4 होते हैं। कितने, 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने वाई तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने के साथ साझेदारी करेगा, 1 के साथ। ये लो, कर ली 1 1 के साथ, ये लो, ठीक है। ये और कार्बन कितने के साथ साझेदारी करता है, 4 के साथ। कितने के साथ, 4 के साथ। ये लो, ये 4 के साथ, ठीक है, ये 4 के साथ कर लेगा, ठीक है, ये 4 के साथ, ये 4 के साथ कर लेगा। हो गए पूरे। आगे ये इसका एक बचा है, अब ये भी किसके साथ, 4 के साथ साझेदारी कर लेता है। होगी, चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण दर्शाई। इन यौगिकों में आयन उपस्थित होते हैं, इनके अंदर आयन भी बताने हैं, ठीक है, बता देते हैं। देखो यहाँ पर दर्शाए गए ये सारे चित्र, ठीक है, इनकी चित्र संरचना देख लें। देखो सोडियम, सोडियम आपको पता है इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 होता है। सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 दिख रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 दर्शाए गए, देखो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, देखो ये 2 दर्शाए गए। इसकी हो गई। आगे अब NaCl को, NaCl को, चलो जी ये क्या दे रखा है, एक मिनट, ओहो ओहो ओहो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा NaCl, MgO, NaCl और MgO। आगे यहाँ पर बता देते हैं Na2O, यहाँ पर लिख देते हैं Na2O के बारे में, और MgO, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, ठीक है, इसकी संरचना बनाएगी यहाँ पर। तो ये देखो सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1। तो दो सोडियम है Na2O, दोनों एक एक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण दे देंगे और इसका अष्टक क्या हो जाएगा पूरा। तो देखो ये सोडियम ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1, और इसके पास कितने आ रहे हैं, 2। कितने आ रहे हैं, ये माइनस है यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पर भी कितना है 2 माइनस, ठीक है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2 1 क्या कर देगा, इसको त्याग देगा, ये 2 त्याग दे, 2 ग्रहण कर लेगा, संरचना बन जाएगी। आगे अगला कि भाई दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलो क्या देखते हैं, पीछे कोई प्रश्न रह गए क्या। हाँ, यहाँ पर इनमें से कौन से आयन उपस्थित है, देखो कौन सा आयन यौगिक में आयन उपस्थित है, देखो इसके अंदर क्या होते हैं, Na+, इसके अंदर क्या है Na+, और O2-, और इसके अंदर क्या है Mg,
2 प्लस O2 माइनस, ये आयन उपस्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न रह गया था। आगे देखते हैं। अगला, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अवक्षेपण का मतलब क्या है? अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके समय क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है? अवक्षेप, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण लिखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिख देना आपको। आगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, लोहे की कील को किसमें डाला जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो ये इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, और कैसा रंग आ जाएगा, नीला। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये पर्सन। चलो आगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच क्या हो, आयनों का आदान प्रदान, द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए उदाहरण देकर समझा। संयोजन, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते क्या कहते हैं, संयोजन। ये भी आप कर लोगे। चलो, ये एथेनॉल का एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकरण का समीकरण लिखिए। एथेनॉल को किस में बदलना है, देखो, एक एथेनॉल को CH3CH2OH को किस में बदलना है, एथेनॉइक अम्ल में CH3COOH। और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कौन लेंगे, ऑक्सीकारक के रूप में कौन लेंगे, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 ले लो, ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। ठीक है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। ठीक है, एथेनॉल का उपयोग लिखिए। एथेनॉल का उपयोग लिख सकते हो आप, कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में, या फिर औषधियों में, किसमें, औषधियों में, औषधियों में किया जाता है। दूसरा कहाँ किया जाता है, टिंचर आयोडीन में, टिंचर आयोडीन में। ठीक है, प्रतिरोधी के रूप में भी काम में लिया जाता है। आगे, सिरका क्या है, एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है, सिरका। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH। आगे, एथेनोइक अम्ल का उपयोग लिख लेना आपको। ठीक है, परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, और अचार में डालते हैं इसको। ठीक है, आगे, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा, E बराबर क्या होता है, P गुणा T। विद्युत शक्ति तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, व्यापारिक मात्रक क्या होता है, व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, या फिर यूनिट भी कह सकते हो। आगे, प्रतिरोध एवं शक्ति का संबंध क्या है, हाँ, P बराबर, देखो P बराबर आपको पता है क्या होता है, VI, और V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दूंगा मैं, I² क्या हो जाएगा, R, तो P बराबर I² R। ठीक है, आगे, विद्युत विभवांतर की परिभाषा, विद्युत विभवांतर की परिभाषा, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। अगला, 1 वाट का क्या अर्थ है, 1 वाट का क्या अर्थ है, 1 वाट का मतलब क्या होता है, 1 वाट, पहला प्रश्न, 1 वाट का मतलब, 1 वाट, वाट का मतलब क्या होता है, देखो P बराबर W बटा क्या होता है, T, P बराबर W बटा T। देखो, यदि T बराबर कितना हो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल, तो उत्पन्न शक्ति कितनी होगी, P बराबर 1 वाट। ठीक है, तो उपभोग शक्ति क्या होगी, 1 वाट। आगे, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। ऐसे ही मात्रा क्या होता है, वाट। ठीक है, विद्युत फ्यूज किस पदार्थ का बना होता है, क्या होता है, किसका बना होता है भाई, लेड और टिन, लेड तथा टिन का। ठीक है, आगे, निषेचन किसे कहते हैं,
नर युग्मक तथा मादा युग्मक में संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। इसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? निषेचित अंडाणु को युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। गर्भ धारण की अवधि कितनी होती है? 9 माह। कितनी होती है भाई? 9 माह। आगे वर्तिकाग्र का कार्य लिखिए। वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है? बताओ। यहां पर क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ रख दो। चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। स्रावित होता है जो पराग कण को अंकुरण में सहायता करता है क्योंकि यहाँ पर परागकण आ जाएगा, बैठ जाएगा, चिपक जाएगा और अंकुरण हो जाएगा और पराग नली का निर्माण हो जाता है। अगला, परागकण कहाँ बनते हैं? पराग कोश में। कहाँ बनते हैं? पराग कोश में बनते हैं परागकण। आगे, फल एवं बीज किससे बनते हैं? फल एवं बीज किससे बनते हैं? फल किससे बनता है भाई? अंडाशय से बनता है। बीज किससे बनते हैं? बीजांड से बनते हैं। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष वो भी किसकी? दर्पणों की। बता दो। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र तथा दूरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा दूरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1। कितना होता है? +1 होता है। आगे बताओ मुझे, उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस है जो को प्रतिबिंब किस प्रकार का बनाता है? उत्तल लेंस। ठीक है। कैसा बनाता है? देखो, वास्तविक एवं उल्टा बनाता है, लेकिन एक अंतिम स्थिति होती है जहां पर कैसा होता है? आभासी सीधा। आगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है या फोकसित कर देता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगला, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या होता है लाला? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। क्या होता है भाई? डायप्टर। लेंस समीकरण लिखिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के 2 गुण। बताओ, प्रतिबिंब के 2 गुण। पहला गुण क्या हो जाएगा? पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है। दूसरा क्या हो जाता है? आभासी वे सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी वे सीधा होता है। ठीक है। अगला है, मानव में हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? 4। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। 2 अलिंद और 2 ही नीले। 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4। ठीक है। आगे, वायवीय श्वसन में क्या उत्पाद बनते हैं? वायवीय श्वसन में CO2 बनता है। क्या बनता है? और जल और ऊर्जा। क्या बनती है? ऊर्जा। ठीक है। आगे, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। O2 का परिवहन करना। ठीक है। आगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? किसके द्वारा होता है भाई? रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है। आगे, अगला प्रश्न है, रक्त का कार्य क्या है भाई? रक्त का क्या कार्य है? रक्त का कार्य बताओ। O2 का परिवहन, अवशिष्ट पदार्थ का परिवहन। दूसरा, तापमान नियंत्रण का भी काम करता है। कौन? रक्त। उत्सर्जन किसे कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रिया होती है, उनके पश्चात निर्मित पदार्थ उसको बाहर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र में निस्यंदन का कार्य कौन करता है? निस्यंदन छनन का कार्य कौन करता है? बोमेन संपुट। कौन करता है भाई? बोमेन संपुट।
ठीक है, जिसके अंदर केसिका गुच्छ होता है जो क्या करता है, रक्त को निस्यंदित करता छानता है। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, बताओ कहाँ होता है, कुपिकाओं में। कहाँ होता है, कुपिकाओं में। अगला अगला प्रश्न है लवण किसे कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उसके पश्चात बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण। आगे अम्लीय, उदासीन व क्षारीय लवणों के दो दो उदाहरण दीजिए। दे दोगे। विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। विरंजक चूर्ण निर्माण के अंदर किसके अंदर डाला जाता है, क्या डाला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, Cl2। तो CaOCl2 क्या बनती है, विरंजक चूर्ण। आगे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। अगला प्रश्न है संश्लेषित सूचक है प्राकृतिक सूचकों के। संश्लेषित सूचक बताओ। संश्लेषित सूचक होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। और कौन होता है भाई प्राकृतिक सूचक, एक तो संश्लेषित सूचक फिनोलेफ्थलीन है, फिनोलेफ्थलीन। ठीक है, और प्राकृतिक सूचक बताओ हैं, हल्दी, पेटूनिया, जेरानियम हाइड्रेजिया। ठीक है, लाल पत्ता गोभी, अंगूर का रस। ठीक है, और गुड़हल का फूल का रस। गंधीय सूचक की परिभाषा है, उदाहरण दीजिए। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में बदल जाती है जिसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, ये। ठीक है, आगे लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, किसे, लाइकेन पौधे से। किसे, लाइकेन पौधे से। आगे हमारे शरीर का परास किसके बीच कार्य करता है, 7 से 7.8 के बीच। ठीक है जी, तो थैंक यू, धन्यवाद बालकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।